तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये राउल्ट के नियम में बताया गया था कि यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा कम हो जाता है। वाष्प दाब में जो कमी आ रही है वो वाष्प दाब का अवनमन है, और आगे चल के हमें इसमें निकालना है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्योंकि ये राउल्ट के नियम से संबंधित है, इसलिए हम यहाँ पे शुरू करेंगे राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम आप जानते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है, ख़ासतौर से अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब, वो विलयन में उपस्थित विलायक का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है वो और विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए शुरू करें इसको अपन। राउल्ट के नियम में अपन ने लिया था विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब, और विलायक का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्योंकि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का है, इसका मतलब कि विलायक का वाष्प दाब ही विलयन का वाष्प दाब यहाँ होगा, और विलायक का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं PA समानुपाती XA, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है। समानुपाती अलग करेंगे तो एक स्थिरांक से गुणा करना होगा, तो PA बराबर K इंटू XA, ये समीकरण 1 हमने माना था। ठीक, अब जो है शुद्ध विलायक के लिए लागू करने पर, अच्छा K जो है यहाँ पर एक समानुपातिक स्थिरांक है जो हम आपको राउल्ट के नियम बता चुके हैं, इसको हम लागू करेंगे शुद्ध विलायक के लिए। शुद्ध विलायक के लिए हमने बताया था कि PA को हम लेंगे P0A, ये विलायक का वाष्प दाब है और ये भी विलायक का वाष्प दाब है, पर अंतर ये है कि ये विलयन के अंदर उपस्थित विलायक का वाष्प दाब है और ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है। चूँकि हम शुद्ध अवस्था के लिए लागू कर रहे हैं इसलिए विलायक के वाष्प दाब को हम P0A से प्रदर्शित करेंगे, और शुद्ध विलायक के लिए XA यानी विलायक का मूल प्रभाज 1 होता है। तो ये दोनों मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारा समीकरण 1 जो है वो हो जाएगा PA को हमने माना है P0A, तो लगा दिया P0A बराबर K इंटू XA का मान लिया है 1, तो समीकरण हो जाएगा P0A बराबर K। इसको हम मान सकते हैं समीकरण 2। तो हम समीकरण 2 से K का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण 1 है PA इज इक्वल टू K का मान समीकरण 2 में आ रहा है P0A इंटू समीकरण 1 में XA, इसको मान लिया समीकरण 3। ये हम राउल्ट के नियम की भाग 1 में पहले ही निकाल चुके हैं। अब यहाँ से कंडीशन हमें चेंज करना है। यहाँ पर जो XA है वो विलायक का मूल प्रभाज है। अब हम ऐसा माने कि यदि विलेय का मूल प्रभाज XB हो तो, विलेय का मूल प्रभाज XB हो तो, इस कंडीशन के लिए हम इसको लागू करेंगे। आपको ध्यान होगा हमने मूल प्रभाज में एक सूत्र आपको बताया था XA प्लस XB बराबर 1, ये सूत्र बताया था हमने। हम इसमें से XA का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि समीकरण 3 में हमारे पास XA है, तो हम XA का मान निकाल लें यहाँ से। तो XA इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XB। XA इज इक्वल टू 1 पक्षांतर कर देंगे माइनस XB। ठीक है, अब देखिए ये जो XA का मान आ गया है यहाँ, हम XA को मान को समीकरण 3 में यहाँ रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में XA का मान रखने पर, तो समीकरण 3 PA इज इक्वल टू P0A इंटू, हम यहाँ समीकरण 3 में XA का मान रख रहे हैं, तो XA की जगह पे हम क्या लेंगे
1 माइनस एक्स वी, 1 माइनस एक्स वी, ये हमने समीकरण 3 में एक्स ए का मान 1 माइनस एक्स बी रख दिया है। अब हम करेंगे इस पी नॉट ए का इसमें गुणा, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए ही आएगा, माइनस अब पी नॉट ए का गुणा एक्स बी से कर देंगे तो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये गुणा कर दिया है। अब देखिए गुणा करने के बाद हम पक्षांतर करेंगे, पी नॉट ए को इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू, हमने इसका पक्षांतर किया यहाँ लाए तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या है पी नॉट ए, और इस पी ए का पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस का माइनस पी ए। अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो है शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब है और ये विलयन में विलायक का वाष्पदाब है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये दर्शा रही है वाष्पदाब में कमी, कि शुद्ध अवस्था में कितना था विलयन में कितना है, दोनों का डिफरेंस निकल आएगा। तो वाष्पदाब में कमी को ये दर्शा रहा है, यानी वाष्पदाब में अवनमन है और हमें चाहिए वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन देखिए कैसे निकलेगा, हम यहाँ से एक्स बी यानी विलय का मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर ये बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। यहाँ पर जो एक्स बी आ गया है ये विलय का मूल प्रभाज है, और पी नॉट ए माइनस पी ए ये पहले बता दिया कि ये वाष्पदाब का अवनमन है, और उसको अगर पी नॉट ए से डिवाइड कर दिया जाए तो ये संपूर्ण जो राशि है ये पूरी राशि ये वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाती थी, और हमें वही निकालना था, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन ही निकालना था। आ गया वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्पदाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर है, विलय के मूल प्रभाज के बराबर है। तो हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। और मूल प्रभाज आप जानते हैं कि किसी एक घटक के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटकों के मूलों की संख्या का अनुपात जो है वो मूल प्रभाज कहलाता है। तो हम यहाँ पे एक्स बी यानी मूल प्रभाज का मान भी रख सकते हैं, एक्स बी मूल प्रभाज का मान हम निकालना है तो हम घटक बी के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटकों के मूलों की संख्या ये ले सकते हैं एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो हम एक्स बी के स्थान पर ये रख सकते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये देखिए ये एक फॉर्मूला और यहाँ निकल आता है। तो यहाँ से हम परिभाषित कर सकते हैं, ये मूलों की संख्याएं हैं, हमने एक्स बी का ये मान यहाँ रख दिया है। इसके आधार पर अब हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो पूरी राशि है ये वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन है, और वो राशि डिपेंड कर रही है मूलों की संख्या पर यानी अणुओं की संख्या पर। तो इस समीकरण से सिद्ध हो जाता है तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन मूलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए ये एक अणु संख्या गुणधर्म है। कभी कभी क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है, तो इससे सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन मूलों की संख्या पर यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन जो है एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन की सहायता से
की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है क्वेश्चन कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। हेडिंग पर ध्यान देना, हमें सहायता लेना है, किसकी सहायता लेना है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के हमने ये दो सूत्र निकाल चुके हैं, एक ये है और एक ये है। हमें इन सूत्रों की हेल्प लेना है। देखिए ये फॉर्मूले हम छोड़ देते हैं, अपन को ज़रूरत पड़ेगी इसकी। टॉपिक ही है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की सहायता से। तो ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हमें इसकी सहायता लेना है। इसकी सहायता से हम निकालेंगे विलेय के या अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो हम लेते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। हमने ये फॉर्मूला ले लिया, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर XB क्या है, विलेय का मूल प्रभाज है। तो विलेय के मूल प्रभाज का फॉर्मूला लगा हुआ है। XB बराबर क्या होता है? XB बराबर NB अपॉन NA प्लस NB। हम ये XB का मान यहाँ रख देंगे, अगला फार्मूला आ जाएगा P0A माइनस PA अपॉन P0A इज़ इक्वल टू XB का मान रख देते हैं तो NB अपॉन NA प्लस NB, अगला फार्मूला यही वाला। चलिए अब हमें निकालना क्या है? आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना है अवाष्पशील विलेय का। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोलों की संख्या जो है इसको सॉल्व कर देंगे। मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? मोलों की संख्या का देखिए P0A माइनस PA अपॉन P0A, ठीक है, इज़ इक्वल टू मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को दर्शाते हैं W से, तो WB अपॉन MB। हमने विलेय के मोलों की संख्या के लिए ले लिया विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। फिर यहाँ विलायक के मोलों की संख्या है, तो फिर विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान प्लस फिर से विलेय के मोलों की संख्या है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्लियर? मोलों की संख्या का हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। अब देखें अगली कंडीशन, तनु विलयनों के लिए। तनु विलयन है, विलयन तनु है, डाइल्यूट है। जब विलयन डाइल्यूट होता है तो उस कंडीशन में जो विलेय होता है वो विलायक की तुलना में बहुत कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि तनु विलयन के लिए विलेय के जो मोलों की संख्या है वो विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। तो हम इसको मान सकते हैं NB इज़ मोर लेस देन NA। विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम। तो उसको नगण्य माना जा सकता है, नेग्लिजिबल किया जा सकता है। किसकी तुलना में? क्योंकि विलायक ज़्यादा, विलयन तनु है तो विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी इसकी तुलना में, विलायक की तुलना में।
तो विलायक के मूलों की तुलना में हम विलेय के मूलों की संख्या को नगण्य मान लेंगे। इसको नगण्य मान लेंगे मतलब ये चीज़ नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज़ इक्वल टू ये राशि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे में विलायक का, क्योंकि इसकी तुलना में ये नेग्लिजिबल है तो इसको हम छोड़ देंगे। हमारे पास अब क्या बच रहा है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये बचा, इसकी तुलना में ये नेग्लिजिबल। अब इसको रीअरेंज कर दें तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक, रीअरेंज कर दिया इसको। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की सहायता से। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ले लिया, इसकी सहायता से निकाल रहे हैं अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। आणविक द्रव्यमान मतलब एम बी निकालना है, किसका, अवाष्पशील विलेय का। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान ये है, विलेय का आणविक द्रव्यमान मतलब ये निकालना है हमें। अगर हमें शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब मालूम है, विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और विलायक का आणविक द्रव्यमान, ये राशियां अगर मालूम है, या सीधी सी कहें हम कि हमें अगर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन माने ये राशि मालूम है, विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और विलायक का आणविक द्रव्यमान, ये राशियाँ मालूम है, तो इसकी सहायता से हम विलेय का आणविक द्रव्यमान एम बी ज्ञात कर सकते हैं। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी बराबर, बताइए एम बी बराबर क्या होगा, कोई बता सकता है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू ए, ऐसा लिख सकते हैं। और हम इसको रीअरेंज करें तो पी नॉट ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल आया हमारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये निकालना था अपन को। तो हमने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की सहायता ली, उसकी सहायता से हमने अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर ली।